हेलो गाइस, वेलकम टू डिवाइन क्लासेस। आज हम चौहान वंश पढ़ेंगे, वो भी अजमेर के। एंड बिफोर दिस वी हैव स्टडीड अबाउट गुर्जर प्रतिहार डेंसिटी। गुर्जर प्रतिहार हमने पढ़ लिए हैं। एंड आफ्टर दैट हमने मेवाड़ डेंसिटी लिया था। और अब हम लेंगे चौहान डेंसिटी। एंड ये चौहान जो हम लेंगे कहाँ के लेंगे? अजमेर के। देखिए, डेंसिटीज जो भी हम पढ़ रहे हैं ये सभी इम्पोर्टेंट डेंसिटीज हैं। एंड इनके जो भी इम्पोर्टेंट रूलर्स होते हैं उनके कल्चरल जो अचीवमेंट्स होते हैं वो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। कब उन्होंने राज किया है, कौन कौन से उन्होंने युद्ध लड़े हैं, कौन कौन से कवि विद्वान उनके एरा में रहे हैं, उन्होंने कौन कौन से जो ग्रंथ हैं वो रचे हैं, ये सब एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो ये जो सारी डेंसिटीज हैं पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड टुडे हम कौन सी जो डेंसिटी है लेने वाले हैं, तो दैट इज चौहान डेंसिटी। तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट स्लाइड। सबसे पहले तो बात करेंगे कि चौहानों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। उत्पत्ति मीन्स ओरिजिन। तो अलग अलग मत हैं इनकी उत्पत्ति के बारे में। तो पहला मत तो है अग्निकुल का। तो अग्निकुल मत को कौन कौन सपोर्ट करता है? एक तो चंद्रबरदाई हैं जिन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखी है। बहुत इम्पोर्टेंट ग्रंथ है ये। इसको हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहा जाता है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य, ये पूछा गया है एग्जाम में। तो इस ग्रंथ के बारे में आपको पता होना चाहिए, और किसने ये लिखा है उसका नाम भी आपको पता होना चाहिए। जो तो लिखा किसने है? चंद्रबरदाई ने। और इस मत को और कौन कौन मानता है? एक नैन्सी मानते हैं और एक सूर्यमल मिश्रण मानते हैं। एक्चुअली बहुत सालों पहले यज्ञ किए जाते थे, और उस यज्ञ में जो है अग्नि जलाई जाती थी। तो ये कहा जाता है कि उस अग्नि में कुछ जो राजपूत जातियां हैं वो उत्पन्न हुई थी, और उनमें से एक चौहान जो जाति थी वो उत्पन्न हुई थी। तो एक मत है ये। उसके बाद ये कौन कौन मानता है कि ये सूर्यवंशी हैं? तो एक तो जैनक मानते हैं, और इनका एक ग्रंथ है पृथ्वीराज विजय, उसमें ये लिखा गया है। फिर नैनचंद्र सूरी हैं, वो भी यही मानते हैं, और इन्होंने एक ग्रंथ लिखा है हमीर महाकाव्य, उसमें इस चीज का वर्णन है। फिर जोधराज इस मत को मानते हैं जिन्होंने हमीर रासो लिखी है, और इसमें इस चीज का वर्णन है कि जो चौहान राजपूत हैं वो सूर्यवंशी हैं। चौहान प्रशस्ति में भी यही लिखा है, और एक बेदला शिलालेख है वहां भी यही लिखा गया है। एक बहुत बड़े हिस्टोरियन रहे हैं अपने जमाने के जिनका नाम गौरी शंकर हीराचंद ओझा है, वो भी इसी मत को मानते हैं। ये इंद्र के वंशज हैं। ये कहाँ पर लिखा गया है? तो रायपाल का सेवाड़ी अभिलेख है। अभिलेख मीन्स इंस्क्रिप्शन इंग्लिश में। तो वहां पर जो है ये लिखा गया है कि ये इंद्र के वंशज हैं। ये विदेशी मूल के हैं। ये कौन कौन मानता है? तो एक तो कर्नल जेम्स टॉड हैं, दूसरे क्रुक हैं, और स्मिथ हैं। तो ये तीनों ही विदेशी हैं। तो आप इस चीज़ से ध्यान रख सकते हैं कि जो विदेशी मूल के लोग हैं उनको, वो इनको विदेशी मूल का मानते हैं, चौहान डायनेसिटी को। ब्राह्मण वंशी कौन मानता है? तो दशरथ शर्मा है, गोपीनाथ शर्मा है। बिजोलिया शिलालेख में भी यही लिखा गया है, और डॉक्टर भंडारकर जो हैं वो भी यही मानते हैं। तो दशरथ शर्मा और जो गोपीनाथ शर्मा है ये दोनों ब्राह्मण ही हैं, तो इसलिए ब्राह्मण वंशी इनको मानते हैं। ये चंद्रवंशी हैं, ये कौन मानता है? तो एक तो हांसी का जो शिलालेख है, जो रॉक इंस्क्रिप्शन है, रॉक इंस्क्रिप्शन,
उसमें ये लिखा गया है कि ये चंद्रवंशी हैं और अचलेश्वर मंदिर है एक, वहाँ पर एक लेख लिखा गया है जिसमें ये बताया गया है कि जो चौहान है वो चंद्रवंशी हैं। फिर जो ये डायनेसिटी है, जो चौहान राजवंश है, इसकी कई शाखाएं हुई हैं और उनके डिफरेंट डिफरेंट फाउंडर्स हैं, संस्थापक हैं। तो ये भी जानना बहुत जरूरी है। तो जो सांबर के चौहान हैं, ये जो वंश है, इस वंश की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी वासुदेव ने। और कौन से सन में की थी? तो दैट इज इन द ईयर 551 एडी। उसके बाद नाडोल के चौहान हैं और इन चौहानों का जो वंश है उसकी स्थापना किसने की थी? तो वो लक्ष्मण ने की थी 960 ईस्वी में। फिर अजमेर के चौहान आते हैं और इस वंश की स्थापना किसने की थी? अजय राज ने 1113 ईस्वी में। काफी इंपॉर्टेंट वंश है ये अजमेर का। फिर जालोर के चौहान आते हैं जिसकी स्थापना की थी कीर्तिपाल ने 1182 ईस्वी में। फिर रणथंभौर के चौहान आते हैं और इस वंश की स्थापना किसने की थी? तो वो की थी गोविंदराज ने 1194 ईस्वी में। तो ये जो रणथंभौर के चौहान हैं और अजमेर के चौहान हैं, ये को रिलेटेड हैं। कैसे हैं वो मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली हुआ क्या था कि 1192 ईस्वी में जो मोहम्मद गौरी होता है, अटैक करता है और उसके सामने कौन होता है? पीसी थर्ड, मतलब पृथ्वीराज चौहान तृतीय। और वो युद्ध कौन सा था? तो वो युद्ध था तराइन का दूसरा युद्ध। और इसमें जो पृथ्वीराज चौहान होते हैं वो हारते हैं। तो जब वो हारते हैं तो जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय होते हैं, इनके पुत्र होते हैं जिसका नाम होता है गोविंदराज। और गोविंदराज को जो अजमेर का प्रशासन है वो सौंपा जाता है मोहम्मद गौरी द्वारा। लेकिन 1194 ईस्वी में जो मोहम्मद गौरी के सेनापति होते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, उनको क्या होता है कि भारत का गवर्नर जो है नियुक्त किया जाता है। ठीक है। और जब उनको भारत का गवर्नर नियुक्त किया जाता है तो वो गोविंद राज को जो है निष्कासित कर देते हैं अजमेर से और उनको रणथंभौर जाना पड़ता है। और रणथंभौर में फिर वो एक नई शाखा जो है उसकी स्थापना करते हैं। तो वो रणथंभौर के चौहानों की शाखा होती है। तो इसलिए ये अजमेर के चौहान और रणथंभौर के चौहान काफी क्लोजली रिलेटेड हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट डायनेसिटीज हैं दोनों। उसके बाद बूंदी के चौहान आते हैं और इन चौहानों की स्थापना किसने की थी? तो दैट इज देवाहाड़ा 1242 ईस्वी में। जो कोटा बूंदी के चौहान हैं उनको हम हाड़ा कहते हैं क्योंकि वो हाड़ौती रीजन है। सिरोही के जो चौहान हैं, इस वंश की स्थापना किसने की थी? तो वो की थी लुम्बा चौहान ने 1311 ईस्वी में। फिर कोटा के चौहान आते हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो इन चौहानों की जो वंश है उसकी स्थापना की थी माधो सिंह प्रथम ने 1691 ईस्वी में। फिर झालावाड़ के चौहान आते हैं और इस वंश की स्थापना की थी मदन सिंह ने 1838 ईस्वी में। तो ये सारे वंश हैं, मतलब जो चौहान राजवंश है उसकी शाखाएं हैं और उनके संस्थापक हैं और किस किस वर्ष में इस वंश की स्थापना हुई है। तो ये सब यहाँ पर लिखा गया है। अगर ये कहा जाए कि जो चौहान है, सबसे शुरुआती वंश कौन सा था इनका? तो वो था सांबर के चौहानों का वंश। और सांबर जो है वो जयपुर के पास में है। तो इस वंश की स्थापना किसने की थी? तो वो की थी वासुदेव ने। कई बार एग्जाम्स में ये पूछा गया है कि जो सांबर के चौहान है, इस वंश की स्थापना किसने की थी? तो वो वासुदेव ने की थी 551 ईस्वी में।
जो सामर झील है जयपुर के पास में, जो 2-3 जिलों में फैली हुई है, इसके निर्माता कौन बताए गए हैं? तो दैट इज आल्सो वासुदेव। अगर बात करें कि सांबर का अन्य नाम क्या है, तो इसको सपाद लक्ष्य भी कहा जाता है, मतलब 1.25 लाख गांवों का समूह है ये। और शाकांबरी भी इसको कहा जाता है, और जो महाभारत का आदि पुराण है उसमें इसका वर्णन किया हुआ है शाकांबरी का। अगर बात करें कि कुल देवी कौन है सांबर के चौहानों की, तो दैट इज सांबर माता, जिसको शाकांबरी माता भी कहा जाता है। कुल देवता कौन है इनका? तो दैट इज हर्षनाथ। और जो हर्षनाथ हैं, ये कौन है? दैट इज लॉर्ड शिवा, महादेव। अगर बात करें कि जो सांबर के चौहान हैं, इनकी प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी, मतलब जो इनिशियल कैपिटल थी वो कौन थी? तो दैट इज अहिच्छत्रपुर। और अगर बात करें कि अहिच्छत्रपुर का मॉडर्न नेम क्या है, तो दैट इज नागौर। ये मॉडर्न नेम है इसका। और अगर बात करें कि जो चौहान है, ये प्रारंभ में किसके सामंत थे, मतलब किसके अधीन ये काम करते थे? तो दैट इज प्रतिहार। अब जो इनिशियल रूलर्स हुए हैं चौहान डायनेसिटी के, उनके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं। बाकी हिस्ट्री में ये नहीं बताया गया है कि उन्होंने कब से कब तक राज किया, बट उनका नाम है और उनके कुछ कल्चरल अचीवमेंट्स हैं और कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उनके बारे में हिस्ट्री में। तो सिर्फ हमको वही जानना है। बाकी जो बाद में लेटर ऑन जो रूलर्स आए चौहान डायनेसिटी में, उनके बारे में डिटेल में बताया गया है हिस्ट्री में। और ये भी बताया गया है कि कब से कब तक उन्होंने राज किया। एंड बाकी जो कल्चरल अचीवमेंट्स हैं वो भी अच्छे से डिस्क्राइब की गई हैं। तो इनके बाद कौन आते हैं? तो दैट इज गुवक प्रथम। इनके बारे में इम्पोर्टेंट बात क्या है? एक तो इन्होंने हर्षनाथ मंदिर का जो है निर्माण कराया। कहाँ पर? ये इन्होंने सीकर में करवाया है। फिर किस चौहान शासक ने प्रतिहारों की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया? तो पहले कौन से चौहान शासक थे जिन्होंने प्रतिहारों की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया? तो दैट इज आल्सो गुवक प्रथम। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप ध्यान रखेंगे, एक एग्जाम में ये आया हुआ है। इनके बाद आते हैं चंद्रराज। और इनके बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इनकी एक रानी हुआ करती थी जिनका नाम था आत्मप्रभा, जिनको हम रुद्रानी भी कहते हैं हिस्ट्री में। एंड जो अजमेर में पुष्कर है, वहां पर प्रतिदिन 1000 दीपक जो है ये अर्पण किया करती थी महादेव को। ये आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद आते हैं सिंहराज। और इनके बारे में एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि इन्होंने एक उपाधि, उपाधि मीन्स टाइटल, टाइटल धारण किया था। और वो टाइटल कौन सा था? तो दैट इज परम भट्टारक, महाराजा धीराज और परमेश्वर का। फिर आते हैं विग्रहराज द्वितीय। बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर हुए हैं उस वक्त के। और इनका उपनाम क्या था? एक तो गंगा, दूसरा मतंगा शासक। इन्होंने भरूच, गुजरात के एक चालुक्य शासक को पराजित किया था, और उसका नाम क्या था? मूलराज प्रथम। और वहीं पर जब इनकी विजय हुई थी, तो इन्होंने भरूच, गुजरात में एक देवी का मंदिर जो है बनाया था। और उस मंदिर का नाम क्या है? दैट इज आशापुरा देवी का मंदिर। ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। और अगर बात करें कि ये जो रूलर हैं, इनकी जानकारी हमें किस शिलालेख में, किस इंस्क्रिप्शन पे मिलती है? तो दैट इज हर्षनाथ का जो शिलालेख है सीकर में, वहां पर हमको इनके बारे में बहुत सी जो जानकारियां हैं मिलती हैं। फिर इनके बाद आते हैं गोविंद द्वितीय। और इनके बारे में एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। इन्होंने एक टाइटल धारण किया था, और वो टाइटल क्या था? तो दैट इज वैरीघट। अगर वैरीघट का मतलब जाने, तो इसका मतलब होता है दुश्मनों का विनाशक। एक्चुअली
ये जो वैरी है ये बना है बैरी से, और बैरी क्या होता है? दुश्मन। तो ये आप ध्यान रखेंगे। फिर इनके बाद आते हैं विग्रहराज तृतीय, और बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर है। एक ग्रंथ है जिसका नाम है विसलदेव रासो। तो उसमें जो प्रमुख किरदार है वो कौन है? दैट इज विग्रहराज तृतीय। फिर आते हैं इनके पुत्र, और इनके पुत्र का नाम क्या होता है? दैट इज पृथ्वीराज प्रथम। और 1105 ईस्वी में जो पुष्कर है वहां पर जो ब्राह्मण थे उनको लूटने के लिए 700 चालुक्य जो है आए थे, और उनको इन्होंने पराजित किया था। उसके बाद इन्होंने एक उपाधि धारण की थी, और वो उपाधि क्या है? तो दैट इज परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर। इनके एक मंत्री हुआ करते थे, और उनका नाम क्या था? हट। उन्होंने सीकर में एक माता के मंदिर का निर्माण करवाया था, और वो माता कौन सी थी? तो दैट इज जीन माता। और ये जो जीन माता है, एक तो आप ध्यान रखेंगे कुल देवी किस किस की हैं ये? एक तो चौहानों की, फिर एक सैनी जाति है उसकी भी हैं ये, सुनहार जो हैं उनकी भी कुल देवी हैं, अग्रवाल जो हैं कुछ, उनकी भी ये कुल देवी मानी जाती हैं। और कुछ एक मीना जाति है, मीना जाति के कुछ एक लोग हैं जो कि जिन माता को अपनी कुल देवी मानते हैं। पृथ्वीराज प्रथम के बाद इनके पुत्र आते हैं, और पुत्र कौन है? दैट इज अजयराज। काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट रूलर। अब यहाँ से जो है हमारी डेट्स शुरू हो जाती हैं कि कब से कब तक इन्होंने राज किया है। तो अजय राज ने राज किया है 1113 ईस्वी से लेकर 1133 ईस्वी तक। और अगर बात कहें कि जो गोपीनाथ शर्मा है उन्होंने इनको एक्चुअल फाउंडर माना है अजमेर, जो अजमेर की जो चौहान डायनेसिटी है, एक्चुअल फाउंडर। चौहान ऑफ अजमेर। और किस वर्ष इन्होंने अजमेर की स्थापना की थी? तो 1113 ईस्वी है जब इन्होंने अजमेर की स्थापना की थी, अजमेर शहर की स्थापना की थी, और स्थापना करके इन्होंने जो है उसको अपनी राजधानी बनाया था। इन्होंने कुछ सिक्के चलवाए, और उन सिक्कों का नाम क्या था? तो दैट इज अजय देव सिक्के। और इन सिक्कों की एक खास बात थी कि उसमें इनकी जो पत्नी है सोमलेखा, उनका जो चित्र छपा हुआ था। एंड ये जो सिक्के थे, तो ये सिक्के किस किस के बने हुए थे? तो चांदी और जो तांबा है, ये दोनों का जो मिश्रण है वो यूज किया गया था इन सिक्कों को बनाने के लिए। एक तारागढ़ का किला है जिसको हम गढ़ बीठली भी कहते हैं, और उसका निर्माण किसने करवाया था? तो उसका निर्माण जो है अजय राज ने ही करवाया था। तारागढ़ जो किला है उसके अन्य नाम क्या क्या है? एक तो गढ़ बीठली है, काफी इंपॉर्टेंट नाम है, और एक पूर्व का जिब्राल्टर इसको कहा जाता है। गढ़ बीठली क्यों कहा जाता है? क्योंकि एक पहाड़ी है अजमेर में, जिसका नाम क्या है? बीठली। तो ये जो पहाड़ी है, इस पहाड़ी पर ये गढ़ जो है बनाया गया है, जिसकी वजह से ये जो किला है इसको हम गढ़ बीठली भी कहते हैं।
और अगर बात करें कि राजस्थान का वो कौन सा किला है जिसने सर्वाधिक देशी आक्रमण मतलब इंडिया में जो डायनेसिटीज थी उन्होंने आक्रमण किया है इस पर, तो वो तारागढ़ का किला ही है। उसके बाद जो जैन संप्रदाय है उसमें दो सेक्ट्स माने जाते हैं। जैनों में एक तो दो ब्रांचेस होती हैं, एक तो दिगंबर होती है फर्स्ट वन, और दूसरी जो होती है वो श्वेतांबर होती है। तो इन दोनों संप्रदायों के बीच में एक शास्त्र दंगल जो है इन्होंने करवाया था, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और अगर बात करें कि किस धर्म को ये मानते थे तो दैट इज शैव धर्म, मतलब जो महादेव है उनको ये मानते थे, महादेव को मानते थे। फिर आते हैं इसके बाद अर्नोराज, जिसको हम आनाजी भी कहते हैं। और इन्होंने कब से कब तक राज किया, तो 1133 ईस्वी से लेकर 1153 ईस्वी तक इन्होंने राज किया है। और अगर बात करें कि कौन कौन सी उपाधियां जो है इन्होंने धारण की थी, तो एक तो महाराजा धीराज, दूसरा परमेश्वर, तीसरा परम भट्टारक, और मालवा के एक शासक थे जिनको इन्होंने पराजित किया था, और उस शासक का नाम क्या था, तो दैट इज नरवर्मन। इन्होंने अजमेर में आना सागर झील का निर्माण कराया। और क्यों कराया था, क्योंकि उस वक्त अजमेर पर जो काफी बार तुर्कों ने आक्रमण किया था एंड काफी बैटल्स हुए थे, तो बार बार वहां पर ब्लड शेड होता था, मतलब खून खराबा होता था। तो तुर्कों के रक्त को धोने के लिए इस झील का जो है निर्माण अर्नोराज ने करवाया था, ये आप ध्यान रखेंगे। किस सोलंकी राजा ने अर्नोराज को पराजित किया, तो वो कुमारपाल थे। तो कुमारपाल ने जो है अर्नोराज को हराया। और एक ग्रंथ है जिसमें इस युद्ध का वर्णन किया गया है, और उस ग्रंथ का नाम क्या है, तो दैट इज प्रबंध चिंतामणि। एक और ग्रंथ है प्रबंध कोश, जो कि राजशिखर ने लिखा है। इस ग्रंथ में भी हमको इस युद्ध के बारे में वर्णन मिलता है। एक सोलंकी राजा है जिसको अर्नोराज ने हराया था, और वो राजा कौन है, तो दैट इज जय सिंह सिद्धराज। और इनकी जो पुत्री थी कांचन देवी, उसके साथ अर्नोराज ने विवाह किया था। ये भी काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है और एक एग्जाम में आया हुआ है, तो ये आप ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट। और अगर बात करें कि इनके दरबारी कवि कौन थे, तो एक तो देवभोत थे और दूसरे थे धर्मघोष। और अगर बात करें कि इनकी मृत्यु कैसे हुई, तो इनकी मृत्यु हुई थी इनके पुत्र द्वारा, और उस पुत्र का नाम क्या था, तो दैट इज जगदेव। काफी इंपॉर्टेंट है। और जो जगदेव है, इन्होंने अपने पिता को मारा था, तो इसलिए जगदेव को चौहानों का पितृहंता कहते हैं हम हिस्ट्री में। ये भी काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। पुष्कर अजमेर में एक वरा मंदिर है जो काफी इंपॉर्टेंट है, और इसका निर्माण किसने करवाया, तो दैट इज अर्नोराज। वरा मंदिर है अजमेर पुष्कर में। इन्होंने भी कुछ उपाधियां धारण की थी, और वो उपाधियां कौन कौन सी थी, तो दैट इज महाराजा धीराज, परमेश्वर, परम भट्टारक और श्रीमन। इसके बाद आते हैं बीसलदेव चौहान, जिनको हम विग्रहराज चतुर्थ भी कहते हैं। और कब से कब तक इन्होंने राज किया, तो दैट इज फ्रॉम 1153 टू 1164। अगर बात करें कि जो हिस्टोरियंस हैं, जो भी इतिहासकार हैं, वो किस राजा के काल को चौहान राजवंश का स्वर्ण काल कहते हैं, तो वो बीसल देव का काल ही है। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और अगर बात करें कि बीसल देव के अन्य नाम क्या क्या हैं, तो दैट इज कवि बांधव, कवि बंधु। और ये नाम इनको किसने दिया था, तो दैट इज जैनक भट्ट, क्योंकि ये खुद भी कविताएं लिखते थे, और जो कवि हुआ करते थे इनके पीरियड में, उनको ये बहुत प्यार दिया करते थे, उनको संरक्षण दिया करते थे। फिर इनको तुरस्कपति कहते हैं। ये किसने कहा है, तो ये राजशेखर कवि ने इनको कहा है। विष्णु का अवतार भी इनको कहा गया है, और शिवालिक स्तंभ जो है उसमें ये सब चीजें लिखी गई हैं। परम भट्टारक परमेश्वर भी इनको कहा गया है।
अगर बात करें कि चौहान राजवंश में वो पहला शासक कौन सा है जिसने दिल्ली पर राज किया, मतलब दिल्ली को हथिया लिया था, तो दैट इज बीसलदेव चौहान। और 1157 ईस्वी में इन्होंने दिल्ली पर अधिकार किया था। उस वक्त दिल्ली में शासक कौन था जिनको इन्होंने परास्त किया, तो दैट इज तोमर शासक तंवर। ये आप ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इंपॉर्टेंट। भरतपुर और जो मथुरा जिला है, यहाँ पर एक लड़ाकू जाति हुआ करती थी उस वक्त, उनको हम भंडानक कहते हैं। तो भंडानकों का दमन भी जो है इसी राजा ने पहली बार किया था। जगदेव की हत्या किसने की, मतलब इन्हीं के भाई थे जिन्होंने इनके पिता की हत्या की थी। तो जगदेव की हत्या भी जो है बिसलदेव चौहान ने की। दिल्ली में जो शिवालिक स्तंभ है उसका निर्माण भी है जो बिसलदेव चौहान ने ही करवाया था। और अगर बात करें कि इनके दरबारी विद्वान कौन है, तो वो है सोमदेव। ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने एक नाटक लिखा था जिसका नाम था ललित विग्रहराज। ये भी काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट। और अगर बात करें कि इस नाटक में है क्या, तो जो बीसल देव और जो उनकी पत्नी है देसल देवी, उनके जो प्रेम प्रसंग है उनका वर्णन जो है इस ग्रंथ में किया गया है, इस नाटक में किया गया है। फिर एक हरकेली नाटक है, काफी इंपॉर्टेंट नाटक ये है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये किसने लिखा है, तो दैट इज बीसल देव चौहान। और अगर बात करें कि ये जो नाटक है इसके पार्ट्स, इसके अंश हमको कहाँ कहाँ पर देखने को मिलते हैं, तो एक अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा है, वहां पर हमको देखने को मिलते हैं। एक राजा राम मोहन राय की समाधि है ब्रिस्टल इंग्लैंड में, वहां पर भी हमको इस नाटक के अंश देखने को मिलते हैं। और इस नाटक में एक्चुअली है क्या, तो इस नाटक में जो अर्जुन और शिव के बीच में युद्ध है महाभारत में, उसका वर्णन जो है किया गया है। अगर बात करें कि किस भाषा का प्रयोग किया गया है इस नाटक को लिखने के लिए, तो वो है संस्कृत। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा गया एग्जाम में, वेरी इंपॉर्टेंट। और अजमेर में अगर कहें कि पहला संस्कृत स्कूल जो कि खोला गया, उसकी स्थापना किसने करवाई थी, तो वो भी यही राजा थे। और बाद में जब कुतुबुद्दीन ऐबक को गवर्नर नियुक्त किया गया, जब मुस्लिम साम्राज्य आया भारत में, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस संस्कृत स्कूल को तोड़वा दिया था और उसने यहाँ पर क्या बनाया, 2.5 दिन का झोपड़ा। और अगर बात करें कि 2.5 दिन का झोपड़ा क्यों कहा जाता है इसको, तो उस वक्त एक सूफी संत पंजाब शाह हुआ करते थे, तो उनका 2.5 दिन का उर्स जो है यहाँ पर लगा करता था, जिसकी वजह से इसको 2.5 दिन का झोपड़ा कहा जाता है। और अगर बात करें कि राजस्थान की पहली मस्जिद जो है किसे माना जाता है, तो दैट इज 2.5 दिन का झोपड़ा। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान की सबसे सुरक्षित सुंदर प्राचीन इमारत, ये भी कहा गया है इसको, ये भी काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। एक नरपति नाला है और इन्होंने गौड़वाड़ी, एक डायलेक्ट है ये, राजस्थानी डायलेक्ट। मतलब जो राजस्थानी भाषा है उसकी उपबोली है ये गौड़वाड़ी, जो पाली क्षेत्र में बोली जाती है। उस भाषा में जो बीसलदेव रासो है उसकी रचना की गई है। और ये रचना किसने की है, दैट इज नरपति नाला। और इसमें है क्या, जो बीसलदेव हैं और जो उनकी पत्नी है राजमती, उनके जो प्रेम प्रसंग है उसका वर्णन जो है इस नाटक में किया गया है, इस रचना में किया गया है। और अगर बात करें कि जो टोंक जिले में बीसलपुर कस्बा है उसका निर्माण, और जो बीसल सागर बांध डैम जो है उसका निर्माण भी जो है बीसलदेव चौहान ने करवाया है। एक बिजोलिया शिलालेख है, बिजोलिया इंस्क्रिप्शन है, और इसमें कुछ बातें कही गई हैं। तो इसमें ये कहा गया है कि जो बीसल देव चौहान थे, जब उन्होंने
जालोर, पाली और नाडोल को जीता, तो उनके जो नाम हैं, उनके नाम इन्होंने चेंज किए। तो इन्होंने जालोर का नाम क्या रखा? तो उन्होंने रखा जलपुरा। जलपुरा का मतलब आग का शहर। फिर पाली का नाम इन्होंने तब्दील किया और उसका नाम रखा इन्होंने पल्ली। इसका मतलब होता है छोटा गांव। और जो नाडोल है, उसका क्या नाम रखा? तो दैट इज नाडवाला। और नाडवाला का मतलब क्या होता है? सरकंडों का दलदल। और अगर बात करें कि किस विद्वान के कहने पर इन्होंने जो एकादशी होती है उस पर पशु हत्या पर रोक लगा दी थी, तो दैट इज धर्मघोष। फिर आते हैं अपर गांगे और पृथ्वीराज द्वितीय, जिन्होंने कुछ वर्ष ही राज किया और उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इन दोनों ने 1164 ईस्वी से लेकर 1169 ईस्वी तक राज किया। और कुछ खास कल्चरल अचीवमेंट्स हैं नहीं इनकी हिस्ट्री में। फिर उसके बाद आते हैं सोमेश्वर चौहान। ये इम्पोर्टेंट है। और इन्होंने राज कब से कब तक किया? 1169 ईस्वी से लेकर 1177 ईस्वी। पिता और माता का नाम क्या था इनके? तो अर्णोराज इनके पिता थे और कांचन देवी इनकी माता जी थी। और उपाधि कौन सी धारण की इन्होंने? दैट इज प्रताप लंकेश्वर। नागौर में जो दुर्ग है, उसका निर्माण भी जो है सोमेश्वर चौहान ने करवाया। और किसके निर्देशन में इन्होंने करवाया? तो दैट इज केमास, जिसको कदमदास भी हम कहते हैं। अगर कहें कि अजमेर में जो मूर्ति कला है, उसको कौन लेके आया या फिर उसका विकास किसने करवाया, तो वो कौन है? तो दैट इज सोमेश्वर चौहान। अगर बात करें कि इनकी धर्मपत्नी का नाम क्या था, तो दैट इज कपूर देवी। और 1177 ईस्वी में एक युद्ध हुआ था। और ये युद्ध हुआ था भीमदेव द्वितीय, जो कि गुजरात के शासक थे, और आबू के शासक के बीच में, जिनका नाम था जेत्र सिंह। और इस युद्ध में क्या होता है, जो सोमेश्वर होते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार से जो है इनकी मृत्यु होती है। और उसके बाद आते हैं पृथ्वीराज चौहान तृतीय, सबसे इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ दिस डायनेसिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर। और जो मोस्टली क्वेश्चंस हैं, वो इन्हीं के ऊपर से पूछे जाते हैं। मोस्टली क्वेश्चंस आर आस्क्ड। तो अगर बात करें कि कब से कब तक इन्होंने राज किया था, तो 1177 ईस्वी से लेकर 1192 ईस्वी तक इन्होंने राज किया है। ये इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। और कहाँ पर इनका जन्म हुआ था? तो अनहिल पाटन है गुजरात में, वहाँ पर इनका जन्म हुआ। पिता और माता का नाम क्या है? तो दैट इज सोमेश्वर चौहान और कर्पूरी देवी। ये एक एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन आस्क्ड इन एन एग्जाम। और एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि कितने वर्ष की आयु में ये राजगद्दी पर बैठे? तो 11 वर्ष की आयु में ये राजगद्दी पर बैठे थे। और कौन सा ईयर था वो? तो दैट इज 1177 ईस्वी। 1177 ईस्वी से लेकर फ्रॉम 1177 टू 1178 जो इनकी मदर थी, मदर रूल्ड दिस डेंसिटी। और 1178 ईस्वी के बाद जो है ये शासन चलाते हैं। अगर बात करें कि इनके प्रधानमंत्री कौन थे, तो वो थे कदमदास, जिनको हम केमास भी कहते हैं। अगर बात करें कि इन्होंने उपाधियां कौन कौन सी धारण की थी, काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है एंड आगे भी पूछा जाएगा। इनको एक तो राय पिथोरा कहते हैं,
राय पिथौरा क्यों कहते हैं? क्योंकि युद्ध में कभी भी ये पीठ नहीं दिखाते थे, चाहे हारे या जीते। और दल पुंगल इनको कहा जाता है बिकॉज इन्होंने विश्व जीतने की जो है हट लगाई थी एंड कई राजाओं को जो है इन्होंने हराया। हिंदू सम्राट इनको कहा जाता है और अंतिम हिंदू सम्राट भी इनको कहा जाता है बिकॉज इनके बाद जो है मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना जो है भारत में हो गई थी। एंड जो भी रूलर्स आए वो कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं रहे, या तो वो मुगलों के अधीन रहे या फिर मुस्लिमों के अधीन रहे या फिर जो हमारी इंग्लिश सरकार थी, अंग्रेजों की सरकार थी, उसके अधीन जो है वो रहे। फिर इनको भारतेश्वर भी कहा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट टाइटल है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, राजा दशरथ जो थे, उसके बाद अगर ये कहा जाए कि शब्द वेदी बाण की कला किसके पास थी, तो वो सम्राट पृथ्वीराज चौहान के पास में थी। और इसमें होता क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, शब्द वेदी बाण। इसमें होता क्या है कि मान लीजिए कोई उनका असिस्टेंट होता था, अगर वो कुछ शब्द ऐसे बोले तो वो बिना देखे उस एनिमी पर अटैक कर सकते थे अपने बाण से और उसको मार सकते थे। मतलब उनको अपने एनिमी को देखने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ शब्द ही काफी थे एनिमी को मारने के लिए। तो ये कला जो सम्राट पृथ्वीराज चौहान के पास थी एंड काफी इंपॉर्टेंट कला थी। एंड इसी की वजह से जो है बाद में इन्होंने मोहम्मद गौरी को बिना देखे मार दिया था अपने बाण से। इनके एक कवि हुआ करते थे जिनका नाम था चंद्र बरदाई, काफी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं उस एरा के। और जब मोहम्मद गौरी जो है कैदी बनाकर ले गया था पृथ्वीराज चौहान को, तो उसने अपने दरबार में पृथ्वीराज चौहान को बुलाया और चंद्र बरदाई भी उनके साथ में थे। तो चंद्र बरदाई ने कुछ पंक्तियां कही और उन पंक्तियों को सुनकर जो पृथ्वीराज चौहान थे उन्होंने शब्द बेदी बांध चलाया और मोहम्मद गौरी को मार दिया। और वो पंक्तियां कौन सी थी जिनको सुनने के बाद जो पृथ्वीराज चौहान है उसने मोहम्मद गौरी को मारा था? तो दैट इज चार बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। तो काफी इंपॉर्टेंट लाइंस हैं हिस्ट्री की एंड ये एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इनके प्रमुख सेनापति कौन थे? तो वो थे भुवनलाल और खांडे राव, उसके बाद स्कंद। कुछ युद्ध किए हैं इन्होंने। तो पहला तो युद्ध किया था इन्होंने गुड़गांव का युद्ध, जो कि 1178 ईस्वी में लड़ा गया। और कौन कौन से राजा इसमें शामिल थे? तो एक तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय और नागार्जुन। और अगर बात करें कि विजयी कौन हुआ, तो दैट इज पृथ्वीराज चौहान तृतीय। उसके बाद महोबा का युद्ध आता है 1184 ईस्वी में, काफी इंपॉर्टेंट युद्ध है। और ये किस किस के बीच में हुआ? तो दैट इज पृथ्वीराज चौहान तृतीय और परमर्दी देव चंदेल। और इसमें विजय किसकी होती है? तो दैट इज पृथ्वीराज चौहान तृतीय। ये जो युद्ध है, महोबा का युद्ध, ये काफी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इम्पोर्टेंट क्यों है? बिकॉज इसमें दो सेनापति थे परमर्दी देव चंदेल के, और वो सेनापति कौन कौन से थे? दैट इज आला और उदल। और इन्होंने काफी वीरता दिखाई थी इन दिस वॉर, इस युद्ध में, जिसकी वजह से ये युद्ध फेमस है हिस्ट्री में। और अगर बात करें कि पृथ्वीराज ने जब ये युद्ध जीता तो महोबा का गवर्नर किसे नियुक्त किया? तो दैट इज पंजू राय। ये भी आपने नाम ध्यान रखेंगे। उसके बाद आता है नागौर का युद्ध। और नागौर का युद्ध कब हुआ था? दैट इज इन द ईयर 1184 एडी। और ये किस किस के बीच में हुआ? तो ये हुआ था पृथ्वीराज चौहान और सोलंकी राजा भीमदेव द्वितीय के बीच में, जो कि गुजरात के शासक थे। और इस युद्ध का परिणाम कुछ नहीं निकला, लेकिन 1187 ईस्वी में जो चालुक्य शासक होते हैं उनके महामंत्री आते हैं जिनका नाम जगदीश प्रत्यार होता है, और वो एक संधि करवाते हैं। तो जो जगदीश प्रत्यार हैं इनका नाम आपको ध्यान रखना है क्योंकि इन्होंने ही संधि करवाई थी इस युद्ध के बाद। और अगर बात करें कि किस युद्ध के बाद पृथ्वीराज चौहान ने दल पुंगल की उपाधि धारण की थी, दैट इज आल्सो नागौर का युद्ध। ये भी इंपॉर्टेंट है। और अगर बात करें कि जो
पृथ्वीराज चौहान हैं, इनकी मुख्य रानी कौन सी थी? तो दैट इज संयोगिता। और अगर बात करें कि इनके पिता का नाम क्या था, तो दैट इज जयचंद गहड़वाल। काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और जयचंद जो है कन्नौज के राजा हुआ करते थे उस वक्त। तो कुछ इतिहासकार हैं जो कि ये कहते हैं कि जो संयोगिता और पृथ्वीराज चौहान की प्रेम कहानी है वो काल्पनिक है। तो ये कौन कौन से इतिहासकार मानते हैं? तो दैट इज डॉक्टर त्रिपाठी और डॉक्टर गौरीशंकर ओझा। लेकिन कुछ इतिहासकार हैं जो कि ये कहते हैं कि संयुक्ता और जो पीसी थर्ड की प्रेम कहानी है वो सत्य है। तो ये कौन कौन से इतिहासकार मानते हैं? तो दैट इज डॉक्टर दशरथ शर्मा, सीवी वैद, अबुल फजल और चंद्रशेखर। फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट बैटल आता है इंडियन हिस्ट्री का, दैट इज बैटल ऑफ तराइन, तराइन का युद्ध। तो दो तराइन के युद्ध हुए। तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? दैट इज इन द ईयर 1191 एडी। और अगर बात करें कि ये तराइन कहाँ पर है, तो दैट इज इन करनाल, हरियाणा। हरियाणा। किस किस के बीच में ये युद्ध लड़ा गया? तो दैट इज इन बिटवीन शाहबुद्दीन मोहम्मद गौरी, जो कि गजनीबी कहलाता है, और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच में। और अगर बात करें कि इस युद्ध में विजय किसकी होती है, तो दैट इज पृथ्वीराज चौहान तृतीय की। इस युद्ध में जो जयचंद गहड़वाल होते हैं उन्होंने पृथ्वीराज का साथ दिया था। तो इस युद्ध की बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं ये जयचंद गहड़वाल। क्योंकि जो दूसरा युद्ध होता है उसमें जो जयचंद गहड़वाल हैं वो पृथ्वीराज चौहान तृतीय का साथ नहीं देते। एंड ये भी एक मेन कारण होता है जिसकी वजह से जो तराइन का दूसरा युद्ध होता है वो पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं। इसके बाद जो तराइन का दूसरा युद्ध होता है वो कब होता है? तो दैट इज इन द ईयर 1192 एडी, 1192 ईस्वी। और अगर बात करें कि ये युद्ध किसके बीच में होता है, तो ये भी पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच में होता है। बट इसमें जीत किसकी होती है? तो वो होती है मोहम्मद गौरी की। ये आप ध्यान रखेंगे। और अगर बात करें कि इस युद्ध में किस राजा ने जो है पृथ्वीराज चौहान को धोखा दिया था, तो वो थे सोमेश्वर प्रताप सिंह। ये भी नाम आप ध्यान रखेंगे। और अगर बात करें कि किस किसने पृथ्वीराज चौहान का साथ दिया इस युद्ध में, तो वो थे गोविंद राय, जो कि दिल्ली के गवर्नर थे, समर सिंह, जो कि जालौर के शासक थे, सामंत सिंह, जो कि मेवाड़ के राजा थे, और पंचम देव, जो कि आमेर के राजा थे। और अगर बात करें कि इस युद्ध में जयचंद गहड़वाल ने किसका साथ दिया, तो इन्होंने साथ दिया था किसका? मोहम्मद गौरी का। तो पहले युद्ध में तो जयचंद गहड़वाल ने पीसी थर्ड का साथ दिया, एंड दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी का। और क्यों? क्योंकि जो इनकी पुत्री थी उन्होंने जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय है उसके साथ भागकर शादी की थी, जिसकी वजह से ये नाराज थे। एंड जो संयोगिता है वो भी एक मेन कारण मानी जाती है इस युद्ध में हार का, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के। फिर इसके बाद जो मोहम्मद गौरी होते हैं वो अजमेर का प्रशासक किसे नियुक्त करते हैं? तो दैट इज पृथ्वीराज चौहान के पुत्र गोविंद राज, 1192 ईस्वी में। लेकिन जब 1194 ईस्वी आती है और जब कुतुबुद्दीन ऐबक को गवर्नर बनते हैं इंडिया के, उस वक्त जो गोविंदराज होते हैं उनको निष्कासित कर दिया जाता है और इनको रणथंभौर भेजा जाता है। और वहां पर ये एक नए वंश की स्थापना करते हैं, नई शाखा की स्थापना करते हैं। और अगर बात करें कि ये जो दोनों युद्ध हैं इनका वर्णन कौन कौन से ग्रंथों में मिलता है, तो वो मिलता है पृथ्वीराज रासों में, जो कि लिखी है चंद्र
बरदाई में, जो कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। और उसके बाद जो ताजुल मासीर है, उसमें भी इन युद्धों का वर्णन है, और ये किसने लिखी है? दैट इज हसन निजामी। उसके बाद एक ग्रंथ और है, तबकात ए नासिरी, और ये लिखी है सिराज ने। और अगर बात करें कि युद्ध का परिणाम क्या हुआ, तो जैसे ही मोहम्मद गौरी ये युद्ध जीतता है, तो जो मुस्लिम होते हैं वो हमारे देश पर कब्जा कर लेते हैं, मतलब जो उनका स्थायी साम्राज्य होता है वो वहां पर बन जाता है। और जो मोहम्मद गौरी होता है वो भारत में मुस्लिम साम्राज्य को स्थापित कर लेता है, संस्थापक बनता है। और अगर बात करें कि युद्ध में चौहानों के हार के कारण क्या है, तो एक तो संयुक्ता माना जाता है, क्योंकि जो जयचंद गहड़वाल है उसने तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी का साथ दिया। और जो इनकी आर्मी थी, किनकी, पीसी थर्ड की, वो केंद्रीकृत नहीं थी, मतलब सेंट्रलाइज्ड नहीं थी, नॉट सेंट्रलाइज्ड, अलग अलग बिखरी हुई थी, जिसकी वजह से उनमें कोऑर्डिनेशन नहीं था और वो ये युद्ध हार जाते हैं। और अगर बात करें कि इस युद्ध में जो मोहम्मद गौरी होते हैं उनके सेनापति कौन होते हैं, तो दैट इज कुतुबुद्दीन ऐबक, और इन्हीं को भारत का गवर्नर जो है नियुक्त किया जाता है इस युद्ध के बाद में। और अगर बात करें कि जो पृथ्वीराज चौहान हैं इनके कल्चरल अचीवमेंट्स क्या हैं, क्या क्या इन्होंने निर्माण करवाया, तो एक तो जो महादेव मंदिर है उसका निर्माण इन्होंने करवाया। बीसलपुर टोंक की स्थापना इन्होंने की। राय पिथौरागढ़ जो दिल्ली में है उसकी स्थापना जो है इन्होंने की है। और अगर बात करें कि इनके दरबारी कवि कौन कौन थे, तो एक तो थे जनार्दन, फिर जैनक, विद्यापति गौड़, आशाधर, पद्मनाभ। ये काफी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं, बिकॉज इन्हीं की अध्यक्षता में एक साहित्य कला विभाग का गठन किया गया था इनके समय में। फिर चंद्र बरदाई, ये तो काफी इंपॉर्टेंट है और पृथ्वीराज रासो के रचयिता हैं। और एक खास बात और है इस ग्रंथ की, कि इसमें जो 36 राजपूत राजवंश हैं उनके बारे में अच्छे से वर्णन दिया हुआ है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य इसको कहा जाता है, मैंने आपको पहले भी बताया है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। और अगर बात करें कि जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय हैं इनके भाई कौन थे, तो दैट इज हरिराज। और इनके समय में जो तुर्क थे उन्होंने काफी बार आक्रमण किया अजमेर पर, और उनसे ये परेशान हो गए थे, जिसकी वजह से इन्होंने सुसाइड कर लिया था, आत्महत्या कर ली थी। तो ऐसे इनकी मृत्यु हुई। और अगर बात करें कि जो भारत सरकार है इन्होंने किस वर्ष जो है पृथ्वीराज चौहान के ऊपर एक डाक टिकट जारी किया, तो दैट इज इन द ईयर 2000 एडी। सो गाइज, ये चौहान डायनेस्टी थी अजमेर की। एंड इसके बाद भी हम आगे पढ़ेंगे इस डायनेस्टी को, उसमें हम कोटा के लेंगे, कोटा के बाद बूंदी लेंगे, रणथंभौर के पढ़ेंगे, जालौर के पढ़ेंगे। तो ये सब हम पढ़ने वाले हैं। तो आज हमने बेसिकली जो सांबर है, अजमेर के जो चौहान डायनेस्टी है, वो हमने कवर किए। एंड आई होप आपको ये सेशन पसंद आएगा। एंड इसके बाद हम और जो चौहान हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। टिल देन, थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोस।